हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एरा पीसी मैकेनिक। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 साइंस के लिए मॉडल पेपर, जिसका आज सेट 1 हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी, थोड़ा हम कलम को बड़ा कर लें। चलिए, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन दिया, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसका फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो हम लोग को पता है एफ बराबर r/2। इसमें हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा। 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? देखिए, यह मान लीजिए कोई प्रिज्म है, इससे प्रकाश जा रहा है, तो सबसे जो कम झुकने वाला होता है वो होता है रेड। जिसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? ऑप्शन दिया है, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, और वास्तविक और सीधा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। एंड जो प्रतिबिंब कैसा बनता है रेटिना पे? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन दिया है, ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और ऑप्शन नंबर डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह करेक्ट होगा। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पर है किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ऑप्शन दिया है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा बनता है। इससे उत्तल से एकदम छोटा प्रतिबिंब बनता है। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस, यहाँ पर लेंस कह रहा है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि के लिए हम लोग उपयोग करते हैं अवतल लेंस। किसके लिए उपयोग करते हैं? अवतल लेंस। इसलिए एक ट्रिक होता है कि मान लीजिए कि हमको ठीक करना है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर में कौ वर्ड है? 2 गो है, तो इसका होगा उत्तल। उत्तल, अवतल में कौ वर्ड है? 3 गो है। तो दूर में 2 गो और उत्तल में 3 गो, एक क्या करते हैं, इससे एक बढ़ा दीजिए तो क्या बन जाएगा? उत्तल। यानी जब दूर को ठीक करना होगा तो उत्तल कर देंगे। और वैसे ही निकट, निकट में 3 वर्ड है, 3 वर्ड है, एक बाहर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल का। अवतल का अवतल में कितने वर्ड है? 4 गो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? ऑप्शन दिया है, गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर होगा। गैल्वेनोमीटर जो होता है वह दर्शाता है कि परिपथ में धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा है। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 10 कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन दिया है यहाँ पे, और ऑस्टेड दिया है, फ्लेमिंग, आइंस्टीन और मैक्सवेल। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि विभवांतर का स्थायी मात्रक होता है। ऑप्शन दिया है, वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। देखिए, अगर हम बात करें वोल्ट ओम का, तो ओम होता है प्रतिरोध का, प्रतिरोध का। एम्पियर होता है विद्युत धारा का, विद्युत धारा का।
और कूलम होता है आवेश का, आवेश का कहीं चल रहा है यहाँ पे, आवेश का होता है, आवेश का। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर होगा। आइए बोल्ट किसका होता है, मात्रक विभवांतर का। आगे से क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। देखिए जब हम लोग प्रतिरोध को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में तो इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक है, और समांतर क्रम में घटता है। इसमें बात कर रहा है कि मान बढ़ता मतलब हमारे इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति होती है। ऑप्शन दिया है काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जब कोई चुंबक होता है तो उसके चारों बगल नॉर्थ से चुंबकीय रेखाएं निकलती है और साउथ में जाती है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देती है, इसलिए कौन सी रेखा है वो काल्पनिक रेखा होती है। आगे जाए क्वेश्चन नंबर 14 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो जो 1 किलोवाट घंटा होता है 1.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होती है। और इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आइए से क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन दिया है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा और प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा क्या है पाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगले दिया क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अवतल लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं, और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है। आगे से क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक बॉन्ड कौन है। ऑप्शन दिया है लाल, नीला, हरा, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह करेक्ट होगा, क्योंकि लाल, नीला और हरा तीनों क्या होते हैं, प्राथमिक बॉन्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र लेंस का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन दिया है कार्निया, पुपिल, रेटिना और आइरिस। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आइरिस से क्या होता है, हमारा आँख हमारा जो नेत्र है वो रंगीन होगा। कौन सा भाग होता है, वो आइरिस से होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 1 HP, यहाँ पे HP का मतलब होता है, HP मतलब हॉर्स पावर, 1 HP। तो जो 1 HP होता है वह ऑप्शन दिया है 746 वाट, 760 वाट, 780 वाट और 550 वाट। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1 HP बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। आगे से क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ऑप्शन दिया है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उर्ध्व दर्पण। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है करेक्ट होगा, क्योंकि अवतल लेंस क्या होता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। आगे से क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, वह होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एम्पियर हो, यहाँ पे एम्पियर घंटा मात्रक है। ऑप्शन दिया शक्ति का, आवेश का, फिर दिया है ऊर्जा का और डी में से कोई नहीं। तो जो एम्पियर घंटा होता है वो आवेश का होता है मात्रक। किसका मात्रक होता है, वो आवेश का मात्रक होता है। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। ऑप्शन दिया है जूल पर सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, सेकेंड बटे जूल, इनमें से कोई नहीं। जो इसमें हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। कहें कैसे, तो देखिए जो होता है शक्ति बराबर होता है ऊर्जा, यानी व्यय ऊर्जा बटा समय, ठीक है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल बटा समय का मात्रक सेकेंड, ठीक है, जूल बटा सेकेंड। और जूल बटा सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो वाट किसके बराबर होगा, वाट बराबर जूल बटा सेकेंड के बराबर होगा। इससे हमारा ऑप्शन है क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
आगे से क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है विद्युत धारा का मात्रक होता है। अपन दिया एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो वाट अभी हम लोग देखे, यह होता है शक्ति का मात्रक, यह होता है शक्ति का मात्रक। ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का। इसीलिए जो विद्युत धारा, जो एम्पियर होता है किसका मात्रक होता है, वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। आगे से क्वेश्चन नंबर 25, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है O2, NH3, CO2 और N2। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा जो करेक्ट होगा। एंड जो O2 होता है वह ग्लोबल वार्मिंग के क्या होता है, वो उत्तरदायी होता है। आगे से क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन दिया उपचयन, संयोजन, विस्थापन और अपचयन। जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह करेक्ट होगा, क्योंकि भोजन का पचना कौन से अभिक्रिया का, उपचयन अभिक्रिया है। आगे से क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। ऑप्शन दिया ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक में से कोई नहीं। जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब हम डालते हैं कली चूना पानी तो उससे क्या निकलता है, उसमें से ऊष्मा निकलता है। इसीलिए वह अभिक्रिया कौन सा कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आगे से क्वेश्चन 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन दिया है Cu मतलब कॉपर, Hg मतलब पारा, Ag मतलब सोना और Ag मतलब चांदी और Au मतलब सोना। जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह करेक्ट होगा। यानी हमको देखना है इन चारों में से कौन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन दिया है CaO, CaCl2, CaOCl, CaOCl2 और ऑप्शन दिया है लास्ट ऑप्शन CaOH का होल ट्वाइस। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह करेक्ट आंसर होगा। यानी चूना जल का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि अम्ल क्या होता है, अम्ल, और एक पढ़े हैं भस्म। जो अम्ल होता है वह लाल को नीला कर देता है, नीला करता है। और जब सॉरी यहाँ पे जो गलती हो गई, यहाँ पे जो यहाँ पे अम्ल होता है वह नीला को लाल करता है, नीला को लाल कर देता है। और जो भस्म होता है वह लाल को नीला कर देता है, ठीक है। अब देखिए अम्ल का जो होता है pH मान वह 0 से 7 के बीच में होता है, और भस्म का होता है 7 से 14 होता है। इसमें कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, तो लाल को नीला कर दे मतलब क्या होगा, वह भस्म ही होगा। और भस्म का pH में कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 7 से 14 के बीच में होता है। देखिए या तो ए होगा या बी होगा, यानी हमारा ऑप्शन डी से होगा, यानी ए और बी दोनों। आइए और हम क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं। देखिए एल्काइन कह रहा है, एल्काइन मतलब CnH2n-2। तो मान लीजिए कि अगर हम लिखें यहाँ पे मेथाइन के लिए, किसके लिए, मेथाइन के लिए, क्या होगा, यहाँ पे दो कार्बन रहेगा के बीच कितने बंद होगा, तीन बंद होगा, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो कह रहा है एल्काइन में कार्बन का बीच कितने बंद होंगे, तो कितने बंद होंगे, इसका ऑप्शन सी होगा, यानी 3 बंद होंगे। एल्काइन में कितने बंद होंगे, तो 3 बंद होंगे। आगे से क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, ग्लूकोज का। तो ये हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा C6H12O6। आगे से क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साबुन। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग साबुन बोलते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा वह करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है CHO बॉन्ड CHO अविक्रयशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। यानी इसमें हमारा ऑप्शन ए होगा जो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की त्रिज्या क्या होती है, तो घटती है। यानी हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को
उनकी अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम सजाएं। तो सजाने पर जो आता है उसको हम सीधे बोल रहे हैं, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह करेक्ट आंसर आता है। यानी सबसे जो आता है कम में वह लिथियम होता है, उसके बाद से बेरिलियम होता है, उसके बाद जो कार्बन होता है, उसके बाद सक्शन, उसके बाद से होता है फ्लोरीन होता है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37। कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उधातु में से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन सी दिया है यहाँ पे उधातु, वो क्या होता है? सिलिकॉन हमारा क्या है प्रकार का? उपधातु है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक होता है? विद्युत धनात्मक होता है। ऑप्शन दिया है कार्बन, क्लोरीन, सोडियम और फास्फोरस। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सी है वह क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि जो सोडियम होता है वो Na+, यही क्या होता है? एक विद्युत धनात्मक होता है। आगे से क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो यह ऑप्शन ए, तो इसमें ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये तो होगा नहीं, होगा। हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछ देगा कि किस नदी पर है, तो या तो रहेगा ऑप्शन में भागीरथी नदी, भागीरथी, इसको मार दीजिएगा, और अगर यह न करो, अगर गंगा नदी, तो इसको मार दीजिएगा। अगर दोनों साथ में देगा तो भागीरथी मारिएगा, क्योंकि जो भागीरथी है वह बाद में गंगा बन जाती है, इसका नाम होता है चेंज होकर गंगा हो जाता है। आगे से क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम, सोडियम, पारा और टंगस्टन। तो जैसे हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि सोडियम हम लोग कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में। क्यों रखते हैं? क्योंकि क्या करता है? तुरंत अपक्रिया कर लेगा ऑक्सीजन से, अगर बाहर निकलेगा तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 आ जाओ भाई। देखिए कह रहा है अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। ऑप्शन दिया ए सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, इनमें से सभी। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी सर्फ एक्सल भी बनता है, शैम्पू बनता है और इजी सर्फ दोनों बनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया प्लास्टिक, ये तो होगा नहीं, सिलिकॉन ये हो सकता है, यूरेनियम होगा नहीं, प्लूटोनियम होगा नहीं, एंड इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, यानी सौर सेल में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, नहीं होता है। ऑप्शन दिया है CNG, LPG, बायोगैस और कोयला। तो CNG का उपयोग क्या होता है? CNG का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है, इसमें हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 44 कि 2Cu + O2 बन रहा है यहाँ पे Cu2CuO। तो यह कौन सा क्रिया है? ऑक्सीकरण, अपघटन, उदासीकरण और विस्थापन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आगे से क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 कहाँ आया? देखिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? देखिए अगर आप लोग इसको मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में 2H2 2H है, यहाँ पे 2Cl है, तो यहाँ पे ये एकदम सही है। अब मिलाएंगे हम ऑप्शन सी को, तो 2 दूनी 4 H, 4 H और 2 O, तो 2 O भी सही है। 2K Cl भी यहाँ पे 2 है, Cl भी 2 है, और 3 दूनी 6 यहाँ पे O है, ये भी सही है। यानी जो समीकरण जो ऑप्शन नंबर बी दिया है वो समीकरण क्या है? संतुलित नहीं है, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन उदासीन विलयन का pH मान होता है। ऑप्शन दिया है 7, 8, 6, 14। तो हमारा ऑप्शन ये क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 7 pH मान क्या होता है? वो उदासीन विलयन का होता है। आगे से क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन दिया है HNCO3, HCl, CH3COOH और H2SO4। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह करेक्ट होगा, यानी CH3COOH क्या होता है? एक दुर्बल अम्ल होता है इनमें से। ऑप्शन क्वेश्चन दिया 48 कि क्रायोलाइट अयस्क है। तो जो एल्युमिनियम होता है उसका अयस्क का नाम क्या है? क्रायोलाइट, यानी हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, क्वेश्चन 49 कि पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है। ऑप्शन दिया 17, 18, 19, 20।
तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 19 होता है। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? फार्मिक अम्ल ऑप्शन दिया है मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा, क्योंकि मेथेनोइक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। यानी फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, तो मेथेनोइक अम्ल होगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है इथाइल एल्कोहल, जिसको हम लोग एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं, का अणु सूत्र क्या है? तो इसका होता है C2H5OH। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह करेक्ट आंसर होगा। एल्काइन कौन है? एल्काइन, तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो अगर हम मिलाएंगे इसमें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा, C2H2 को क्या है, एल्काइन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53 चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है वह करेक्ट होगा। इसका होता है C12H22O11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिया है 5, 7, 2 और 3। तो निकालने पर जो होता है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी दिया है 3, यानी कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, एसिटिलीन में। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए गए बीज है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए गए बीज है। ऑप्शन दिया सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज और कुचले बीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है होगा, वह करेक्ट होगा। यानी अंकुरित बीज क्या होता है, वह और श्वसन के लिए अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 56 मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो जो मानव वृक्क है वह होता है उत्सर्जन का। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जो पौधा होता है, जो जाइलम होता है वो क्या करता है, जड़ से खनिज लवण लेगा और क्या लेगा, पानी लेगा। तो इसमें हमारा 57 का जो ए है वह करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और भोजन का परिवहन कौन करता है, तो अब फ्लोएम करता है, फ्लोएम करता है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो हमारा ऑप्शन ए होगा CO2 निकलती है। क्वेश्चन नंबर 59 फलों के पकने को निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। और इथिलीन को हम लोग क्या बोलते हैं, फल पकाने वाला। इसको हम लोग इससे कारण क्या होता है, फल पकता है पौधों में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60 निदान का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वह है, तो वो डेंड्राइट्स है। क्या है वो, डेंड्राइट होती है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि मानव के गर्भ की अवधि होती है, मानव के गर्भ की अवधि होती है। ऑप्शन दिया है 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन और 245 दिन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह करेक्ट होगा, 263। बाकी ऊपर 2 क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 61 कि निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है, आपातकाल का हार्मोन है? तो इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनलिन बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी है चबाना, और क्या है एक ऐच्छिक क्रिया, यानी हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 63 हम देख लिए 64 गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। यानी 1982 में कौन क्या शुरू हुआ था, गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो जो ईस्ट होता है उसमें कौन सा किसके द्वारा जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र के संबंधित है? जो टीबी के संबंधित है वो श्वसन तंत्र से संबंधित होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं?
तो वह हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। आगे दिया क्वेश्चन नंबर 68 कर है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, तो यह होता है हाइपरटेंशन से। किसे होता है? हाइपरटेंशन से, यानी इससे हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 59 कर है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो जो कसकुटा होता है वो किसका उदाहरण होता है? वो परजीवी पादप का उदाहरण होता है, यानी इसमें हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 70 कर है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, या सभी। जो होता है निलय, उससे क्या होता है? फेफड़ों से अलिंद द्वारा जो शरीर से क्या करता है? रक्त को पंप करता है शरीर के हर भागों में। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 कर रहे हैं कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो यह होता है मुकुलन। हाइड्रा में कौन सी विधि होती है? वो तो मुकुलन द्वारा होता है। इसमें हमारा ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जनन संचरित रोग है, तो जो एड्स है वो क्या है? वो जनन संचरित रोग है, हमारा ऑप्शन बी होगा इसका जो नहीं, जिसका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें का जो तीनों दिया है ऊपर का, वो तीनों क्या है? वो जनन संचरित रोग है, यानी सिफिलिस भी है, एड्स भी है और गोनोरिया भी, यानी तीनों क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर जो हम लोग का डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 73 पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो उसको दालपुंज, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बाह्य दलपुंज। पुष्प का सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। हमारा ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो जो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होता है, यानी जो रक्त समूह ए होता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो बी होता है। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन नंबर बचा है इस सेट में। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? तो जो होता है इंसुलिन, वो क्या करता है? इसकी मात्रा नियंत्रित नहीं करता है। इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वह करेक्ट आंसर होगा। अगला दिया क्वेश्चन कि पादप वृद्धि हार्मोन है, तो जिबरेलिन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पादप वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। ये हमारा ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन दिया अंतःस्रावित ग्रंथि से, अंतःस्रावित ग्रंथि से, बाह्य स्रावित ग्रंथि से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। तो जो हार्मोन होता है वो अंतःस्रावित ग्रंथि से क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। आगे दिया है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जो लाल ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा, यानी कितना लाल ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़ी पाई जाती है। आगे से क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि एड्रोजेम है, ऑप्शन दिया है मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, पाचक रस और पैराथायरॉइड हार्मोन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह करेक्ट आंसर होगा, यानी एड्रोजन क्या है? प्रकार का मेल हार्मोन होता है। और इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो कौन चुना था? मेंडल ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस चीज़ का पौधा चुना था? तो किसका प्रयोग किया था उन्होंने? मटर के पौधे का उपयोग किया था। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक देख लिए हैं, यानी एक सेट पूरा हो गया है। आप लोग इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, इससे क्या हो, ये आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, ये 80 क्वेश्चन है आप लोग का बोर्ड में, इसमें 80 में से 40 करना होता है। इसको आप लोग आराम से अगर नहीं समझ आए तो इसको दोबारा देखिएगा, और अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में इसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वो सब्सक्राइब करने में कोई टाइम लगता है। और अगर वीडियो समझ में आए तो उसको लाइक करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।